अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद उमर। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त चैनल नबी रिएक्शन। उम्मीद है यार बांग्लादेश के तमाम सिंगल मिंगल लोग ठीक होंगे। तो यार कैसे हो तुम सब? यार आज हम एक ज़बरदस्त सी वीडियो देखने जा रहे हैं। आज हम शेख हसीना की बायोग्राफ़ी पर रिएक्शन देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना, ताकि इस तरह के अमेजिंग एंड एंटरटेनिंग रिएक्शन जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन। Here we go। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेख हसीना की। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, और काफ़ी न्यूज़ में है इस समय बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने विकास की एक ऐसी राह पकड़ी है, वो रुक ही नहीं रहा है। भारत जो इतने सालों में नहीं कर पाया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे उसने ज़्यादा निवेश नहीं किया, उसको डेवलप नहीं किया, इसकी बड़ी से बड़ी दिक्कतें हुई। बांग्लादेश ने उसको डेवलप कर लिया। अब बांग्लादेश में रोजगार भी है, और 8% से ज़्यादा GDP जो है ना वो बांग्लादेश की बढ़ती जा रही है। बहुत ही अच्छा साइन है ये। तो आज हम बांग्लादेश की बात करेंगे, शेख हसीना की बात करेंगे। शेख हसीना जो है बेटी है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जिनको बंग बंधु बोला जाता था, बांग्लादेश का हीरो, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया विद द हेल्प ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो शेख मुजीबुर रहमान की शेख हसीना जो है वो बेटी है। तो एक बांग्लादेश की छोटा सा इतिहास भी हम देखेंगे। शेख मुजीबुर रहमान की बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है, 2 पार्ट में है, टोटल 1 घंटे का सेशन है, देख लीजिएगा। @रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी IQ का प्रीमियम कंटेंट जरूर ज्वाइन करिए। ₹159 यू हैव टू पे। गौरव सर, प्रशांत सर और महिपाल सर के आपको वीडियोस, इंपॉर्टेंट प्रीमियम वीडियोस आपको जरूर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत है ये। भारत पहले सब कुछ एक था, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये सब कुछ जो था, बर्मा नहीं, इतना लंबा, कुछ ज्यादा ही लंबा सर्कल बना दिया है मैंने। और अफगानिस्तान के हिस्से भी कुछ भारत के पास थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, 1947 आया, और ब्रिटिशर ने एक ऐसी नफरत पैदा कर दी थी जो कभी पट नहीं पाई। हालांकि इसमें जिन्ना का बहुत बड़ा रोल था। जिन्ना की बायोग्राफी भी मैंने कवर की है, आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों 1947 में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। भारत के 2 टुकड़े हो गए, एक तो भारत, दूसरा पाकिस्तान। मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान बन गया, और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये ज्योग्राफी अलग है। ये जो आज का बांग्लादेश है, पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान, 1947 के बाद इसको ईस्ट पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ज्योग्राफी अलग है, और ये वाले पाकिस्तान ने, और ये पाकिस्तान ने खुद भी माना है, इस वाले पाकिस्तान 1947 का जो पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, उसको कभी भी फर्स्ट क्लास सिटीजन्स, उनके लोगों को फर्स्ट क्लास सिटीजन्स का दर्जा दिया ही नहीं। उनको हमेशा सेकंड क्लास समझा। जैसे ही आज़ादी मिलती है 1947 के बाद, अगस्त 1947 के बाद, तुरंत ही जिन्ना यहाँ पे जाके उर्दू इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि आज से उर्दू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इससे पहले बंगाल का पार्ट था तो बंगाली चलती थी। यहाँ पे मूड खराब हो जाता सारे मुस्लिम्स का कि ऐसे कैसे हो गया। तो 1947 से ये जो स्ट्रगल शुरू होता है, ये 1971 तक चलता है। शेख मुजीबुर रहमान अपनी पूरी पार्टी बना के, ठीक है, यहाँ पे लड़ते हैं, कई बार जेल भी जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं, फिर जेल जाते हैं। लेकिन लोगों का जो गुस्सा है, पाकिस्तान जो भर भर के यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, और वहाँ के लोगों को भी इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करता है कि लोगों का गुस्सा फट पड़ता है। और फाइनली हम ये देखते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, 1970s में जो इलेक्शन हुए, उसमें यहाँ की आवामी लीग जो थी, मतलब जो पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान की, वो जीत गई। ठीक है, जब उनकी पार्टी जीती तो भैया शेख मुजीबुर रहमान के पास पावर, और जब उनके पास पावर आएगी तो ये पाकिस्तान को बात बिल्कुल भी गवारा नहीं होगी। मूड खराब हो गया, इन्वेड कर दिया, और उसके बाद कत्लेआम मचा के रख दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि बांग्लादेश से भर भर के लोग भारत में आने लगे, क्योंकि भैया बॉर्डर शेयर करता है। तो जब ऐसा हुआ, इंदिरा गांधी ने बोला ये क्या हो रहा है, अप्रैल 1971 की बात है, तो भैया कुछ ना कुछ करना था। तो भारत ने बोला कि इतना जो वहाँ पे बर्बरता की जा रही है, हम बांग्लादेश की, मतलब ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान की भारत ने हेल्प की। 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक वॉर होता है। पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है। ईस्ट पाकिस्तान कट के
नया देश बांग्लादेश बन जाता है। बांग्लादेश बन गया, शेख मुजीबुर रहमान जो है प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, पहले प्राइम मिनिस्टर बने यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। शेख मुजीबुर रहमान के पास पूरी ताकत आई। शेख मुजीबुर रहमान के पास जब ताकत आई तो 3 साल तक तो 4 साल तक तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया, लेकिन इनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे। ठीक है, ये भी वन पार्टी रूल करने की इन्होंने भी काफी कोशिश की थी। 15 अगस्त 1975, बिल्कुल 15 अगस्त हमारे आज़ादी का दिन है, लेकिन 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया। ठीक है, उनको असैसिनेट कर दिया। 4 साल तक ही वो खाली बांग्लादेश पे रूल कर पाए। उसके बाद 1975 में उनको मार दिया, उनके 3 बेटों को मार दिया। आर्मी का पूरा ऑपरेशन था, आर्मी टैंक्स लेके गई, इनके रूल से नाखुश, और इनके घर पे गई, प्रेसिडेंशियल रेसिडेंस जो था वहां पे गई, सबको मार दिया, पूरे परिवार को मार दिया। ठीक है, जान से। इनके 3 बच्चों को मार दिया, शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया, सबको। लकीली इनकी जो 2 बेटियां थी, शेख हसीना और शेख रेहाना, वो वेस्ट जर्मनी में थी उस वक्त। ओके, इस वजह से बच अगर गई। शेख हसीना उस समय होती बांग्लादेश में, तो आज शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर नहीं होती बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स बहुत ही अलग होती। सही बात है, 1975 और इस तरह में का ये सारी बांग्लादेश चीजें मिलता भी ना। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आर्मी का रूल चला, समझ रहे हैं, आर्मी ने पूरा टेक ओवर किया। और 1975 के बाद फिर जियाउर रहमान आए। उसके बाद फिर 1983 से लेकर 1990 तक प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? वो भी मिलिट्री के ही चीफ थे, जो आर्मी चीफ थे, जिनका नाम था अरशाद मोहम्मद हुसैन मोहम्मद अरशाद। 1983 से लेकर 1990 तक ये कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे, ये बांग्लादेश। यानी कि 1975 से लेकर 1990 तक ये पूरा आर्मी का रूल चलता है। और डिक्टेटरशिप आपको पता है आर्मी का रूल कैसा होता है। फिर 1991 में जब बहुत ज्यादा हल्ला हंगामा हुआ, तब 1991 में यहाँ पे इलेक्शंस हुए, और उसके बाद क्या हुआ वो हम इस लेक्चर में देखते हैं। फिलहाल आपने देख लिया, ये देख लीजिए पूरा साउथ एशिया बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बर्मा मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा, तब देख सकते हैं लाओस मिलेगा। ठीक है, छोटे छोटे देश हैं। चाइना एक बहुत बड़ा देश है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। शेख हसीना की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1947 28 सितंबर 1947 को हुआ, यानी कि भारत के आज़ाद होने के 1 महीने बाद इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम शेख मुजीबुर रहमान, मैंने आपको बताया ही है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। आई एम सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे शेख मुजीबुर रहमान, मैंने प्राइम मिनिस्टर बोल दिया था, तो माफी चाहूंगा दोस्तों, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी ये, और उसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई होती है, बांग्लादेश में भी हुई, फिर ये बाहर भी गई। इन्होंने शादी भी की 1968 से, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट से शादी की। लेकिन जो इनका पूरा जीवन रहा 1947 से लेकर 1971 तक, पहले तो वो इतना पॉलिटिक्स में एक्टिव थी नहीं। हाँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव थी, इन्होंने भी काफी मूवमेंट चलाए हैं। ईडन गर्ल्स कॉलेज जो ढाका में है, वहां पे काफी ज्यादा एक्टिव थी। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं था इनके लिए ये सारी चीजें झेलना। 1971 में, जैसा कि मैंने बताया, जब आज़ादी मिली बांग्लादेश को, तब ये पॉलिटिक्स में ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हुए। लेकिन अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स से ये थोड़ा सा दूर है। 15 अगस्त 1975 में मैंने आपको बताया इनकी फैमिली को असैसिनेट कर दिया था, और तब ये वेस्ट जर्मनी में थी। और इनके जो हस्बैंड है M.A. इस वजह से ये बच गई थी, जिनसे इनकी शादी हुई थी, जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। ठीक है, तो बाहर थी। ठीक है, अब क्या है कि आवामी लीग को एक प्रेसिडेंट की जरूरत है। सही आवामी लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, और अभी शेख हसीना जो है वो उसकी लीडर है। तो आवामी लीग को एक लीडर की जरूरत थी, कोई था नहीं। हु बेटर देन द डॉटर ऑफ बंगबंधु। तो यहाँ पे शेख हसीना को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है आवामी लीग का। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं इलेक्शंस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। ठीक है, बांग्लादेश में 2 बहुत बड़ी पार्टीज हैं। एक तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ठीक है, जिनकी लीडर जो हैं वो भी एक लेडी हैं, पता है उनका क्या नाम है? खालिदा जिया। ठीक है, और दूसरी आवामी लीग, जो कि जैसा कि मैंने बताया शेख हसीना की पार्टी। तो दोनों यहाँ पे लेडीज फाइट है। ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम देखें तो जो औरतों का कंट्रीब्यूशन होता है उनको बड़ा रोक के रखा जाता है, और औरतें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है। अगर सारी औरतों को जॉब दे दी जाए तो भारत की जीडीपी वैसे तो 3 गुना बोला गया है, लेकिन मेरे हिसाब से 4-5 गुना अपने आप ही बढ़ जाएगी। है ना? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सोसाइटी जो है वो ऐसी पेट्रियार्कल हो गई है कि यहाँ पे औरतों को बिल्कुल नहीं तुमको चूल्हा चौका, और आज भी ये सब हो रहा है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब सत्ता जो है वो एक लेडी के हाथ में, एक फीमेल के हाथ में है। ठीक है,
तो ये बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1981 में इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया अपनी पार्टी का, ठीक है, लीडर बना दिया गया अपनी अवामी लीग का जो इनकी पार्टी है। उसके बाद 17 मई 1981 में ये यहाँ पे आई। इससे पहले कहाँ थी ये? बाहर थी, ठीक है ना, भारत में भी आई थी, बाहर थी। फिर हम देखते हैं जब 1981 में ये बांग्लादेश में आई, बहुत दिक्कत होने वाली थी इनके साथ। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं जिया और रहमान की जो विधवा है खालिदा जिया, वो भी आ गई। बांग्लादेश नेशनल पार्टी उन्होंने बना ली, बीएनपी बना ली, और वो भी आ गई। फिर 1990 में हम देखते हैं ये जो डिक्टेटरशिप है, ये जो आर्मी का रूल है वो खत्म हुआ। 1991 में इलेक्शंस होते हैं, जब यह संसद बोला जाता है। दोस्तों अगर हम बांग्लादेश की पार्लियामेंट की बात करें, टोटल 350 सीट्स है, जिसमें 300 इलेक्टेड हैं और 50 महिला मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1991 में इलेक्शंस होते हैं। 1991 में जो इलेक्शन हुए थे ये पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन थे, बहुत अच्छी बात है बांग्लादेश में जो हुए। अब ये दो लोगों के बीच में बड़ा तगड़ा मुकाबला था, एक तो बीएनपी वर्सेस, जैसा कि मैंने बताया, आवामी लीग। इसमें जीती बीएनपी जीत गई। 1991 से लेकर 1996 तक बीएनपी रही, खालिदा जिया जो है वो रही प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर रही। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की खासियत यह है कि जब भी यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और रिजल्ट आता है तो जो पार्टी जीतती है वो तो बहुत खुश होती है, लेकिन जो हारती है पार्टी वो हमेशा ये कहती है कि भैया ये जो इलेक्शंस हुए हैं ना ये फ्रॉड इलेक्शन है, पाकिस्तान की तरह। इसमें जो जीती है पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान में भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है। हमारे ऊपर हमले किए, हमारे लोगों को यहाँ पे किडनैप किया गया, तो ये वहां का ट्रेंड है, ठीक है। तो जब 1991 में इलेक्शन जीता बीएनपी में, तो भैया आवामी लीग ने भी यही बोला। इनफैक्ट उन्होंने पूरा बॉयकॉट करने की ठान ली थी। लेकिन 1991 से लेकर 1996 तक ऑपोजिशन में रहती हैं, ऑपोजिशन की लीडर रहती हैं शेख हसीना, ठीक। तो यार अगर इस वीडियो के रिव्यू की बात करें, ये अभी पार्ट 1 था शेख हसीना की बायोग्राफी का, और शेख हसीना की बायोग्राफी मैं इस वजह से देखना चाहता था यार, मैं देखना चाहता था कि कैसे शेख हसीना बच गई, जबकि मुजीबुर रहमान जो कि प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, उनकी असैसिनेशन की गई, तो ये कैसे बच गई। ओके, तो आज मुझे पता चल गया वो पहले जर्मनी में थे, इनकी शादी हुई थी, जो कि इनके हस्बैंड एक न्यूक्लियर फिज़िक्स थे, तो उनके अलॉन्ग ये जर्मनी में रहती थी इस वजह से, और इनकी बहन, इस वजह से ये बच गई थी, वरना इनकी असैसिनेशन भी होती थी। और इस पॉइंट पे मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर शेख हसीना उस टाइम पर इनको कत्ल कर दिया जाता, तो मेरे ख्याल से आज जो बांग्लादेश के हालात हैं वो इस तरह नहीं होते, बांग्लादेश इस तरह तरक्की ना कर सकता, क्योंकि ये एक विजन होता है, एक लीडर होता है। और जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान अपनी आवाम के लिए एक मोहब्बत और हमदर्दी रखते थे, वैसे शेख हसीना रखती हैं, और उसी तरह वो इसको लेके चल रही हैं। वीडियो में मैं एक इख्तलाफ करना चाहूँगा जो कि लैंग्वेज का इख्तलाफ था। मैंने कई वीडियोस में अपनी तरफ बोला कि हमारे दुनिया को लगता है कि ये जो जंग थी बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, ये स्टार्ट ही इसी वजह से हुई थी कि लैंग्वेज का डिफरेंस था। मेरे ख्याल से लैंग्वेज का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। एक सरकारी ज़ुबान हो सकती है उर्दू बांग्लादेश में, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें, आज भी लोग आपस में जब बात करते हैं पंजाबी में बात करते हैं, KPK में पश्तो में बात होती है, सिंध में सिंधी में होती है, बलोची में बलोची होती है, कश्मीर में कश्मीरी होती है, और गिलगित में गिलगिती होती है। तो उर्दू में कोई बात नहीं करता। अगर हाँ कोई कराची में से खालिसन जो मुहाजरीन आए हैं वो उर्दू बोलते हैं, तो मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूँगा, ये एक लैंग्वेज का डिफरेंस नहीं था, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपको सेकंड क्लास लोगों को समझा जाता था बांग्लादेश के, वो डिफरेंस था। ये उसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान इस मैदान जंग में कूदे और वो उन्होंने बांग्लादेश बना के दिया। तो यार काफ़ी ज़्यादा बायोग्राफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट पे अब हम दोबारा रिएक्शन देंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।